नमस्कार दोस्तों, इनलाइजर ऐप पे आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम जनसांख्यिकी के दूसरे लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत इकोनॉमी सर्वे 2024-25 के अध्याय 2 जनसांख्यिकी का यह दूसरा लेक्चर है। ठीक, चलिए समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इस पे जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक जीवन प्रत्याशा होती है। प्रत्येक राज्य की जीवन प्रत्याशा निकाला जाता है। ठीक, ये जीवन प्रत्याशा कहते किसे हैं? मतलब कोई व्यक्ति कितने सालों तक जीने की उम्मीद रख सकता है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो मैं कितने सालों तक जीने की उम्मीद रख सकता हूं, या मेरी जीवन की जो उम्मीद है वही दोस्तों जीवन प्रत्याशा है जी। क्या है? जीवन प्रत्याशा। मेरे इस जीवन की उम्मीद, इस जीवन की उम्मीद को ही जीवन प्रत्याशा कहा जाता है, कि मैं कितने सालों तक जीवित रह सकता हूं। तो छत्तीसगढ़ में इसके लिए कोई डेटा प्रकाशित भी किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से। तो चलिए डेटा को हम पढ़ लेते हैं। ये रहा डेटा। ये जो डेटा है ना, ये मेल के लिए बताता है, सिर्फ मेल के लिए। मेल, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ मेल एट बर्थ। ठीक, ये पुरुष के लिए बताता है। तो पुरुष के लिए 2011 एसआरएस, ठीक, 2009-11 में, इसको तो डेटा, ये डेटा आपको याद नहीं रखना है, ये भी डेटा आपको याद नहीं रखना है, ये भी डेटा आपको याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ ये डेटा याद रखना है, ये डेटा। ठीक, ये वाला 2021-25 एवरेज, 2021 से 25 तक जो लाइफ जीवन प्रत्याशा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यही डेटा आपको याद रखना है पुरुष के लिए। ठीक, जो ब्लू कलर है ये इंडिया है मेरे दोस्तों, ये इंडिया का है। ये जो भगवा कलर है ये छत्तीसगढ़ को बताता है। तो भारत की जीवन प्रत्याशा कितना है पुरुष के लिए? भारत की, अब इधर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सीजी की जीवन प्रत्याशा किसके लिए? तो पुरुष के लिए। पुरुष की बात करते हैं, याद होना चाहिए एक बार में। तो भारत की बात करें तो भारत की जीवन प्रत्याशा कितना है? तो 59.4 वर्ष, 59 या 69.4 वर्ष है। जबकि छत्तीसगढ़ में दोस्तों 67.1 है, 67.1 वर्ष है। ठीक, ये डेटा आपको याद हो जाना चाहिए। मतलब भारत में बात करें तो भारत में एवरेज जो जीवन प्रत्याशा है ना, एक व्यक्ति, एक पुरुष व्यक्ति, ठीक, 69 साल तक जी सकता है। 69.69 मान के चले, 69.5 तक पुरुष जी सकता है, पुरुष की जीवन प्रत्याशा है। वही हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो कोई एक पुरुष, कोई व्यक्ति 67.1 वर्ष जी सकता है। 67.67 वर्ष, 1 माह तक। एक का मतलब है 1 माह, 67.1 माह तक जीवित रह सकता है। यह जीवन प्रत्याशा है। एक कैलकुलेट करके निकाला जाता है। अब कई लोग ज्यादा भी जीते हैं, ऐसे नहीं कि साहब इतने ही समय जिएंगे फिर निपट जाएंगे, ऐसे नहीं सोचना है। ठीक ना, ये जीवन प्रत्याशा है, डेटा है। इकोनॉमी को पुश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में, सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान होता है इससे। ठीक, नीति निर्माण में सहायक होता है जी, इसलिए बनाया जाता है। ठीक, तो भारत में 69.4 ईयर है, छत्तीसगढ़ में 67.1 ईयर है। मतलब इंडिया से छत्तीसगढ़ में जीवन प्रत्याशा कम है। पुरुष में बात करें तो भारत की तुलना में, भारत की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में जो जीवन प्रत्याशा है ये कम है। ठीक, ये कम है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? ठीक, ये रहा दोस्तों आपके पुरुष का जीवन प्रत्याशा। अब हम चर्चा करते हैं महिला की जीवन प्रत्याशा। देखिए, ये महिला की जीवन प्रत्याशा है। महिला की जीवन प्रत्याशा पे हम चर्चा कर लेते हैं। अब इधर लिखता हूं महिला की जीवन प्रत्याशा। महिला की जीवन प्रत्याशा, इधर मैं लिखता हूं भारत, इधर लिखता हूं मैं सीजी। मतलब महिला कितने वर्ष तक जीवित रह सकती है
या उसके जीवन जीने की उम्मीद है। ये इकोनॉमी सर्वे कहता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जीवन जीने की उम्मीद है कितने वर्ष है। तो महिला की उम्मीद अगर मैं भारत में बात करूं तो ये भारत है तो 72 साल 7 माह, 72 साल 7 माह, इसका पूरा साल लिख सकता हूं साल, तो 72 साल जीने की उम्मीद है। मतलब भारत में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक है। याद रखना है, कंपैरिजन में पूछा जा सकता है कि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की अपेक्षा में ज्यादा है। ठीक, छत्तीसगढ़ में मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जीवन प्रत्याशा 70 साल 8 माह है, तो 70.8 साल पुरुषों की जीवन प्रत्याशा, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा छत्तीसगढ़ में 8 है, 70.8 है, 70.8 के यहाँ तो छत्तीसगढ़ में, मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक है जी, याद रखना है। ठीक, ये रहा दोस्तों महिला एवं पुरुष की जीवन प्रत्याशा। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीवन प्रत्याशा के महत्व होता है जी, क्या क्या महत्व? स्वास्थ्य स्तर का संकेतक है ये। क्या? तो ये स्वास्थ्य स्तर का संकेतक होता है। स्वास्थ्य स्तर का कौन? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा से यह पता चलता है, जीवन प्रत्याशा से क्या पता चलता है? यह पता चलता है, दिखाई दे रहा है ना, यह पता चलता है कि किसी देश या किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी प्रभावी है। मतलब किसी क्षेत्र में दोस्तों या किसी देश में, किसी राज्य में जीवन प्रत्याशा उच्च है, मतलब उस राज्य की हॉस्पिटल फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, अच्छा से सुविधाएं दी जाती है, हॉस्पिटल की सर्विस उस राज्य में अच्छा है, तभी तो वहां की महिला और पुरुष की जीवन प्रत्याशा अधिक है, क्योंकि हॉस्पिटल की फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब वहां के स्त्री एवं पुरुष स्वस्थ हैं, जब स्वस्थ हैं तो अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो हॉस्पिटल के फैसिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिस देश की हॉस्पिटल या जिस राज्य की हॉस्पिटल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, उस राज्य या उस देश की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। समझ में आ रहा है ना? ये है, इसका अर्थ है वहां की चिकित्सा सुविधाएं अच्छी, बीमारियों की रोकथाम प्रभावी है। यही बस महत्व है, बाकी ये इतना ज्यादा काम का नहीं है, ये मेंस के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करेंगे मीडियन एज की। मध्य आयु हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है? अब मध्य आयु ये जनसंख्या को विभाजित करता है। मध्य आयु क्या है? ये जनसंख्या को 2 भागों में विभाजित करता है जी। देखिए ये मीडियन आयु है ना, यह संख्या को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मीडियन आयु ये जनसंख्या है, ये जनसंख्या, इस जनसंख्या को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मतलब इस उम्र से जनसंख्या कम है और इस उम्र से जनसंख्या ज्यादा है। मतलब एक एज होता है, उस एज से जनसंख्या कितना है और इस एज से जनसंख्या कितना है, ये 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक ठीक, इस आयु से जनसंख्या कम है, इस आयु से जनसंख्या अधिक है, इसी को मीडियन एज कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में मीडियन एज कितना है? देखिए तो हमारे छत्तीसगढ़ में मीडियन एज या मध्य आयु पूछे तो आंसर करेंगे 28.6, मतलब 28 साल 6 माह मध्य आयु है। छत्तीसगढ़ की मध्य आयु 28.6 माह है जी। 28 साल 6 माह है, 28 साल 6 माह है, मतलब इसको कैसे याद करेंगे? मध्य आयु 28.6 साल मध्य आयु है, ये मध्य आयु 28 साल एवरेज। मतलब ये जनसंख्या को विभाजित करता है, हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को विभाजित करता है कि 2 भाग में विभाजित के 28 साल से कम है और 28 साल से ज्यादा है, ऐसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक, और भारत में बात करें तो भारत में मध्य आयु कितना है? तो 30.27 है। भारत में कितना है जी? भारत में 30.27 है जी, 30.27 है मध्य आयु। अब मध्य आयु क्या होता है? देखिए मध्य आयु वह आयु होती है जो किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या को 2
समान भागों में विभाजित करती है, 2 समान भागों में, अर्थात आधी जनसंख्या इस आयु से कम होती है, आधी जनसंख्या इस आयु से कम होती है और आधी जनसंख्या इस आयु से अधिक होती है, आधी जनसंख्या इस आयु से अधिक होती है। ठीक, अब मध्य आयु के कुछ महत्व होते हैं, महत्व बस को पढ़ना है, इंपॉर्टेंस को। यहां पर 2 महत्व दिया हुआ है जी। महत्व तो जनसंख्या संरचना को दर्शाता है, ये जो मध्य आयु होता है, जनसंख्या जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है इसको रिप्रेजेंट करता है। कैसे? यदि मध्य आयु कम है, मान लो मध्य आयु कम है तो जनसंख्या युवा है। ठीक, मान लो जो मध्य आयु है, मध्य आयु कम है, मतलब उस राज्य में युवा जनसंख्या ज्यादा है, युवा जनसंख्या ज्यादा है। किसी राज्य की मध्य आयु यदि कम है, ठीक, कम है, मध्य आयु कम है, उस राज्य में युवा जनसंख्या ज्यादा है, मतलब कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है। मान लो किसी राज्य की मध्य आयु अधिक है, देखिए मध्य आयु अधिक है तो जनसंख्या क्या होगी? बूढ़ी हो चुकी है। जनसंख्या क्या है? बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा है, वहां बूढ़ी जनसंख्या वहां ज्यादा है। और हम जानते हैं कि जो बूढ़ी जनसंख्या है ये हमारे अर्थव्यवस्था के बोझ होते हैं। ठीक, जो बूढ़ी जनसंख्या होती है 65 या 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या, ये हमारे इकोनॉमी के बोझ है। इसको खिलाने पे खर्च करना पड़ेगा, इनके हेल्थ पे खर्च करना पड़ेगा, जिससे हम निवेश नहीं कर पाएंगे, हमारा सेविंग कम होगा, बचत कम होगा, जो अर्थव्यवस्था को डिक्लाइन की ओर ले जाता है। ठीक, देखिए यदि मध्य आयु वाले देशों में, नहीं ये तो है, मतलब देखिए यदि मध्य आयु कम है तो जनसंख्या युवा है और जन्म दर अधिक हो सकती है, मतलब बर्थ रेट ज्यादा हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? यदि मध्य आयु मध्य आयु अधिक है, ये वाला कंडीशन, तो समाज में बुजुर्गों की संख्या अधिक होती है, जिससे वृद्धाजन देखभाल और पेंशन योजनाओं की मांग बढ़ती है। तो पेंशन में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा तो सरकार विकास कार्यों में ज्यादा निवेश नहीं कर पाएगा। हम पेंशन में ही खर्च कर देंगे, इन बूढ़े व्यक्तियों के देखभाल में खर्च कर देंगे, पेंशन में खर्च कर देंगे, तो सरकार विकास कार्यों में निवेश नहीं कर पाएगा। जब सरकार विकास कार्यों में निवेश नहीं कर पाएगा तो आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाएगा। जब आर्थिक समृद्धि नहीं होता है तो आर्थिक विकास भी नहीं होता है, रोजगार का क्रिएट भी नहीं होता है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, इससे बेरोजगारी में वृद्धि होती जाती है। ठीक, तो ये वाला कंडीशन दोस्तों, ये वाला कंडीशन बेरोजगारी में वृद्धि का सूचक है, बेरोजगारी में वृद्धि का सूचक है, वृद्धि का सूचक है। ठीक, ये है दोस्तों कंसेप्ट, इसे कंसेप्ट कहा जाता है। राइट, जिस कंसेप्ट से जिस पॉइंट को मैं कनेक्ट करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारे के सारे शब्द इंपॉर्टेंट है। यकीन कीजिए आप मेरे से यूपीएससी का पढ़ेंगे ना तो इकोनॉमी क्या होता है मैं इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये व्यापम और पीएससी एग्जाम के लिए है। इकोनॉमी पॉलिटी इतना बेहतरीन एक्सप्लेन करता हूं कि पूछो मत। चलिए अब हम आगे आते हैं किस पे, तो हम आते हैं जन्म दर, मृत्यु दर, सब चीजों को। अब जन्म दर मृत्यु दर हमको याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए आपके पास ये दस्तावेज होगा। तो आपको क्या क्या याद करना है, क्या क्या करना है, ये वाले जो टेबल है, ये वाला जो ग्राफ है, इसको नहीं पढ़ना है हमको, सिर्फ पढ़ना है ईयर 2021 से 25। यहाँ 2011 से 15 लिखा था, ये वाला को नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2021 से 25 इस डेटा को पढ़ना है। इसमें ये वाला जो कलर है ये छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ब्लू कलर है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और जो भगवा कलर है ना जी, ये केरला को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले जन्म दर की बात करते हैं। जन्म दर की बात करते हैं। देखिए सीबीआर का मतलब क्रूड बर्थ रेट, मतलब जन्म दर। जन्म दर
बनाते जाना है ना। मैं छत्तीसगढ़ में जन्म दर कितना है लिखना है आपको, छत्तीसगढ़ में जन्म दर लिखना है आपको, भारत में जन्म दर कितना है लिखना है आपको, केरल में जन्म दर कितना है ये लिखना है। छत्तीसगढ़ बोले तो छत्तीसगढ़ में जन्म दर पूछे 2021 से 25, दोस्तों आंसर करेंगे आप 17.8 करेंगे आप। छत्तीसगढ़ में जन्म दर कितना है जी, तो 17.8 करेंगे। यदि भारत का पूछे तो भारत ब्लू कलर मतलब 16, तो भारत का आप आंसर करेंगे 16। यदि आपको केरला का पूछे तो भगवा कलर वाला क्या है, केरला मतलब 12.8 केरला का जन्म दर है। मतलब छत्तीसगढ़ में जन्म दर कितना है, तो जन्म दर छत्तीसगढ़ में मेरे दोस्तों 17.8 है। जन्म दर हमेशा जो रेट होता है वो प्रतिशत में निकाली जाती है, रेट प्रतिशत में निकाली जाती है। तो छत्तीसगढ़ में 17.8% है जन्म दर, भारत में जन्म दर 16% है, केरल में जन्म दर 12.8% है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम बात करेंगे मृत्यु दर। तो ये CDR ये क्या है, मृत्यु दर को रिप्रेजेंट करता है। इधर मैं लिखता हूं मृत्यु दर में मैं बात करता हूं छत्तीसगढ़ की पहले चार्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम भारत का चार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम केरल का चार्ट बनाएंगे। कितना कितना है हम देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर 7.3% है, 7.3% है छत्तीसगढ़ में। वही मैं भारत की बात करूं तो भारत में 7% है। वही मैं केरला की बात करूं तो 8.3% है जी, 8.3% है ये आपका मृत्यु दर। ये रहा जन्म दर, ये रहा मृत्यु दर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना जी, मृत्यु दर। ठीक, अब मैं बात करता हूं दोस्तों IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर। क्या कहा जाता है जी इसे, शिशु मृत्यु दर। समझाता हूं इधर। अब क्या पढ़ेंगे, ये वाले को पढ़ेंगे। शिशु मृत्यु दर है वो, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर कितना है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हम सीजी का बात करेंगे, फिर हम भारत की बात करेंगे, फिर हम केरल की बात करेंगे, केरल की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कितना है दोस्तों शिशु मृत्यु दर, तो याद करेंगे 38 है गुरु जी। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 38 है। कितना है, 38। कितना है दोस्तों, तो 38 है। यदि आपको भारत का पूछे तो भारत का दोस्तों आपको याद करना है, भारत का ब्लू भारत है 35.5, भारत के 35.5 है, 35.5 है। और यदि आपको केरल का पूछे तो केरल में सिर्फ 10 है जी, केरल में सिर्फ क्या है जी 10 है। केरल में कितना है, तो 10 है मेरे प्यारे बच्चों, केरल में 10। ये रहा शिशु मृत्यु दर। अब हम टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे कुल प्रजनन दर कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ में कुल प्रजनन दर कितना है, इसको अच्छे से लिखता हूं, कुल प्रजनन दर लिखता हूं सीजी का, फिर लिखता हूं भारत का, फिर लिखता हूं मैं केरल का। अगर आपको छत्तीसगढ़ का कुल प्रजनन दर पूछे तो 2.05 आंसर लेना है, 2.05 आंसर लेना है, 2.05। यदि आपका भारत का पूछे तो 1.84 आंसर लेना है भारत का, 1.84 लेना है आंसर भारत का। ठीक, यदि आपको केरला का पूछे तो 1.79 लेना, 1.79 आंसर लेना है, याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए। यह शिशु मृत्यु दर, यह है कुल प्रजनन दर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, तब जाके हम सेक्स रेशियो को पढ़ेंगे। अब यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं जी, थोड़ा बड़ा कर देता हूं जी ताकि आपको अच्छे से दिखे कुछ चीज। ये है आपका कंसेप्ट, ये TFR के कंसेप्ट को समझना है, बाकी तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। शिशु मृत्यु दर वो सब चीज को ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन TFR पूछा जाता है।
TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर कहा जाता है इसे, कुल प्रजनन दर किसी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा जीवन काल में औसतन एवरेज जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को दर्शाता है। मतलब पूरे जीवन काल में एवरेज कितने बच्चे को जन्म दिए, यही कुल प्रजनन दर है। ठीक, ये चारों संकेतक किसी देश या क्षेत्र की स्वास्थ्य प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास को मापने में मदद करते हैं। मतलब ये शिशु मृत्यु दर, जन्म मृत्यु दर जो होते हैं, और जन्म दर और ये कुल प्रजनन दर, ये हॉस्पिटल फैसिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मान लो ये अच्छा है तो हॉस्पिटल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, ठीक ना। ठीक, हमको पढ़ना यहां से है ये वाला पॉइंट। यदि TFR 2.1 है, यदि TFR मतलब कुल प्रजनन दर 2.1 है, तो इसे जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहा जाता है। 2.1 है ना, यदि TFR 2.1 है तो इस 2.1 को ना जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं, जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर कहा जाता है। ठीक, जहां अगली पीढ़ी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है, मतलब अगली पीढ़ी में भी वही अनुपात में जनसंख्या बढ़ेगी। यदि TFR 2.1 है तो अगली पीढ़ी में भी जनसंख्या उसी अनुपात में बढ़ेगी, यह है इसका मतलब। यदि किसी देश में TFR बहुत अधिक है, जैसे 4-5 है, तो वहां जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। यदि TFR 2.1 से कम है तो जनसंख्या धीरे धीरे घट सकती है, जिससे भविष्य में बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी। जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था में बोझ हो जाता है, ठीक, श्रम शक्ति में कमी आएगी। जनसंख्या को बनाए रखने के लिए TFR 2.1 होना चाहिए। तो जनसंख्या को बनाए रखने के लिए TFR 2.1 होना चाहिए, मतलब आइडल कंडीशन है, आइडल 2.1। अगर आपसे कोई पूछे चलिए जनसंख्या को संतुलित बनाए रखने के लिए TFR कितना होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर करेंगे 2.1 होना चाहिए गुरुजी। यदि मैं जनसंख्या को संतुलित करना चाहता हूं तो हमारा TFR 2.1 होना चाहिए। ठीक, देखिए मैं बार बार बढ़ी जनसंख्या हमारे अर्थव्यवस्था पर बोझ है ऐसे कहता हूं, तो आपको इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि लगाव है फैमिली से। कैसे बात कर रहे हैं, मैं दोस्तों इकोनॉमिस्ट के नजरिए से आपके कंसेप्ट को बिल्ड कर रहा हूं। इकोनॉमिस्ट का जो इकोनॉमिस्ट थिंकर हैं, ये सोचते हैं कि बूढ़ों की जनसंख्या ज्यादा है, मतलब ये अर्थव्यवस्था पर बोझ है, ये मान के चलते हैं, समझ में है ना, और ये सच्चाई है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम टोटल सेक्स रेशियो पे। अब ये तो बड़ा है, इसको छोटा कर देता हूं तब तो जाके समझ में आएगा जी। ठीक, अब देख नहीं रहा है जी, इसके लिए मैं चार्ट बना देता हूं आपको। क्या चार्ट गुरु जी, इसके लिए मैं चार्ट बना देता हूं, चार्ट। ये सेक्स रेशियो के ग्राफ है, इसको समझना है कि छत्तीसगढ़ में सेक्स रेशियो क्या है, क्या होता है पहले समझ। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या ही, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या ही सेक्स रेशियो लिंगानुपात कहलाता है, लिंगानुपात। ठीक, 2025 में देखिए दो डेटा याद रखना है। ठीक, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात का दो डेटा याद रखना है, लिंगानुपात, लिंगानुपात। तो दो डेटा आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में। एक वर्ष 2011 के अनुसार, 2011 और 2025 के अनुसार। 2011 में 991 हुआ करता था, कितना, 2011 में छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशियो 991, जो बढ़कर अभी 994 हो गई है। ठीक, देखिए 2025 की स्थिति में अगर पूछे तो सेक्स रेशियो 994 आंसर लेना है। कितना आंसर लेना है, तो 994 लेना है। यदि जनगणना 2011 बोले या 2011 के अनुसार बोले तो सेक्स रेशियो 991 लेना है जी, 991 लेना है। अब इसमें हम मैक्सिमम सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों को याद कर लेते हैं जी, चलिए याद कर लेते हैं।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले पे टॉप पर है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात सेक्स रेशियो कहाँ है, अगर कोई आपसे पूछे तो आंसर करेंगे कोंडागांव में। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कोंडागांव में है। कितना है कोंडागांव में? तो 1051। कितना है जी? तो 1051 है कोंडागांव में। ये कोंडागांव है, इधर लास्ट में दिख रहा होगा, इधर 1051 है। तो कोंडागांव की सेक्स रेशियो कितना है? तो 1051 है, याद रखना है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो बालोद है सेक्स रेशियो में। दूसरे नंबर पे क्या है? तो बालोद जिला है जी। बालोद में क्या सेक्स रेशियो कितना है अगर पूछे तो 1031 आंसर लेना है, 1031। तीसरे नंबर पे कौन है अगर आपसे पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात जिले में तीसरे नंबर पे कौन है? तो दंतेवाड़ा है, याद रखना है, दंतेवाड़ा है। कितना है? तो 1029 है जी। कितना है? 1029। दंतेवाड़ा की सेक्स रेशियो कितना है? 1029। ये टॉप डिस्ट्रिक्ट है ना सेक्स रेशियो में, टॉप डिस्ट्रिक्ट। अब मैं न्यूनतम वाले लिंगानुपात पे चर्चा करता हूं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों पे मैं चर्चा करता हूं तो सबसे कम जांजगीर चांपा में है। पहला जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा कितना है? तो 900। जांजगीर चांपा में 66 है, 966। कितना है जी? तो 966। ये रहा 966, ये रहा 966, 966 है। दूसरे नंबर पर अगर आपको पूछे कि सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ है तो दूसरे नंबर पे आंसर करेंगे मुंगेली में है, 968। कहाँ है जी? मुंगेली में। मुंगेली कितना है? तो 968। तीसरे नंबर पे क्या है अगर कोई पूछे आपसे तीसरे नंबर पे सेक्स रेशियो तो ये आंसर करेंगे दोस्तों बिलासपुर। बिलासपुर में सेक्स रेशियो कम है, 969। बिलासपुर कितना? तो 969। ये आपके बिलासपुर के सेक्स रेशियो। ये रहा न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, ये रहा अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले। आशा करता हूं दोस्तों आपको याद हो गया होगा। ठीक 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 है ना जी? कि नहीं है? मैं वो अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं ना। अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 14 जिले ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ के 33 में से 14 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। मतलब 1000 से अधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो वाले जिले में कुल कितने हैं? तो 14 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं? तो 14 जिले हैं जी छत्तीसगढ़ में। ठीक, ये रहा दोस्तों आपका सेक्स रेशियो। अब बात करते हैं हम, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब हम बात करते हैं शिशु लिंगानुपात, मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों में जो लिंगानुपात है, मतलब अंडर 6 ईयर सेक्स रेशियो। अंडर 6 ईयर सेक्स रेशियो मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात जिसे शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक, चलिए शिशु लिंगानुपात अगर पूछे दोस्तों 2011 में, यहां मैं लिख रहा हूं शिशु लिंगानुपात अगर पूछे 2011 में और 2025 में, दो डेटा पूछ सकते हैं आपसे, 2011 और 2025। यदि 2011 पूछे तो 969 आंसर लेना है, 969 आंसर लेना है। यदि 2025 में पूछे तो 963 आंसर लेना है। कितना? तो 963 आंसर लेना है जी। पहले 969 हुआ करता था 2011 के में, जो 2025 में दोस्तों घट कर 963 हो गई है।
कितना हो गई है दोस्तों, घटकर 963 हो गई है जी। ठीक, अब 2025 की स्थिति में, यार जुलाई देगा 2025 की स्थिति में मैं बात कर लेता हूं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले। चलिए ये नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला यही बता देता हूं। चलिए, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले, पहला नंबर पे है दंतेवाड़ा। पहले नंबर पे क्या, दंतेवाड़ा। शिशु लिंगानुपात में टॉप पर कौन है जी, तो दंतेवाड़ा है 1012। क्या है इसका, 1012 सेक्स रेशियो 2025 की स्थिति में ना। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भी 1012 है, अभी भी 1012 है। ठीक, दूसरे नंबर पे है कोंडागांव, तीसरे नंबर पे है राजनांदगांव। दूसरे नंबर पे क्या, कोंडागांव, कोंडागांव, और तीसरे नंबर पे है आपका राजनांदगांव। तीसरे नंबर पे क्या है जी, राजनांदगांव। कोंडागांव का दोस्तों अगर आपको पूछे कि कितना है सेक्स रेशियो, तो 1001 आंसर लेना है, 1001 आंसर लेना है। यदि आपसे पूछे चलिए बताइए राजनांदगांव का कितना है शिशु लिंगानुपात, तो इसमें सीधा सीधा 1000 आंसर लेना है, बस। ये रहा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जिले। अब हम न्यूनतम लिंगानुपात जिले पे चर्चा कर लेते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात जिला, जिले पे चर्चा कर लेते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले पे चर्चा कर लेते हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात कौन सा, शिशु लिंगानुपात ना, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात तो कौन है, तो शक्ति है जी। शक्ति कितना है, तो 916। शक्ति का शिशु लिंगानुपात सबसे कम है 916। उसके बाद सूरजपुर है जी, उसके बाद सूरजपुर है। सूरजपुर में कितना है, तो 919 है। कितना, तो 919 है। समझ में आ रहा है ना। ठीक ठीक, उसके बाद दोस्तों सुकमा है 919। सुकमा 919, यह दोस्तों शिशु लिंगानुपात। ठीक, ये रहा आपका शिशु लिंगानुपात। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम साक्षरता पे बात करेंगे और साक्षरता का कंसेप्ट क्या है इस पे बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर पे चर्चा करेंगे। उसके बाद तो ज्यादा याद करना ही नहीं है। ठीक, मिलते हैं फिर एक नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।